गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग. दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद डायरेक्ट टेक्स्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्च एंड सीजर. Before starting search and seizure, let me tell you some important section like section number 116, that is about income tax authority. So we will be covering some sections, some powers of the income tax authority, and after that we will start with the search and seizure. Okay, so let us start with income tax authority. So in your opinion, who is income tax authority? In your opinion, who is income tax authority? So income tax authority is covered in section number 116. Income tax authority is covered in section number 116. The first income tax authority is, इसमें जो सबसे पहले income tax authority है वो कौन सी है? The first income tax authority is our CBDT. CBDT is the highest level of income tax authority, then Director General of Income Tax, then Principal Director General of Income Tax. Director General of Income Tax, Principal Director General of Income Tax, CCIT, that is Chief Commissioner of Income Tax, and then Principal Chief Commissioner of Income Tax. आपको क्या करना है? चीफ कमिश्नर है तो एक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी होगा, एक डायरेक्टर जनरल है तो एक प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स होगा. हर पोस्ट में आप प्रिंसिपल लगा सकते हैं. प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इफ़ आई टॉक अबाउट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब ये है कि सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट है. सीनियर जूनियर कैसे? पोस्ट सेम है लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू DGIT. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, क्या बोल सकती हूँ मैं कि यहाँ पे जो वर्किंग है, ये जो प्रिंसिपल डायरेक्टर की है, प्रिंसिपल डायरेक्टर की नंबर ऑफ ईयर्स में जो वर्किंग है दैट इज़ मोर एज कम्पेयर टू दिस, ऑल्दो द पोस्ट इज सेम. यहाँ पे लेकिन पोस्ट क्या है? पोस्ट इज सेम. ठीक है. फिर आता है हमारा डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड देन प्रिंसिपल डायरेक्टर एज यूजुअल, देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड देन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, CIT अपील. इसके बाद आता है हमारा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. Then it is income tax officer, tax recovery officer, and then inspector. This is being covered in section number 116, that is income tax authority. That is what? That is income tax authority, and these are the income tax authorities. That means if you notice here that ITET is not covered under section 116. That means ITET is not an income tax authority. High Court, Supreme Court, they are not income tax authority. Okay, so whenever आप कभी भी कोई definition पढ़ेंगे, कोई provision पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है income tax authority is required to do so. जो भी प्रोविजन होगा एज द केस में भी, तो वहाँ याद रखना इनकम टैक्स अथॉरिटी तो सिर्फ इतनी है. दैट मीन्स अगर कोई चीज़ बाइंडिंग है AO पे, तो AO पे बाइंडिंग होने का मतलब है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी में AO आता है तो वो वहाँ पे उस पे AO पे बाइंडिंग है. दैट मीन्स दैट थिंग इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन ITET, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. वन पर्सन हैज़ आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन था वो? DRP से रिलेटेड था, सेक्शन 144C से. मैं आपको बच्चे मुझसे ऑलरेडी मैं बता रही हूँ, study_made easy जो मैंने पेज बनाया है इंस्टा पे, लिटरली बच्चे मुझसे जो भी स्टूडेंट्स हैं मुझसे पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो मुझसे डाउट्स पूछ रहे हैं. कुछ बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ रहे हैं. व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है उस पर आप अपने डाउट दो, वहाँ से वो डाउट मुझे फॉरवर्ड होता है मेरे नंबर पे, मैं आपके डाउट्स वहाँ पे भी क्लियर कर रही हूँ. तो देयर इज़ अ स्कोप ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने अभी ये भी इंस्टा पे डाला है कि मैं लाइव भी जाऊँगी, लेकिन एक बार सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाए. जो भी चैप्टर जब ख़त्म होगा उसके बाद मैं लाइव भी जाने का सोच रही हूँ डाउट क्लियरेंस के लिए. तो प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टा, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, चलो. तो मैं कहा थी कि हाँ, दैट स्टूडेंट आज मैम 144C दैट इज़ DRP का डिसीजन है. क्या DRP का डिसीजन ITET पे भी एप्लीकेबल होगा? तो वहाँ पे मैंने फिर बताया था कि नोटिस करो, वहाँ लिखा है
AO is bound to follow the direction of DRP. AO आता है इनकम टैक्स अथॉरिटी में, AO इनकम टैक्स अथॉरिटी में आता है, बट ITET इज नॉट हेयर, ITET इज नॉट कवर्ड इन AO, ITET AO भी नहीं है और ना ही ITET हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटी है। तो DRP का डिसीजन जो है, डायरेक्शन जो है वो ITET पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब DRP के डिसीजन के अगेंस्ट ITET अपना क्या दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है। So this is your income tax authority. I hope आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई होगी। Let us move towards section 131. Section 131 पे पूरी तरह से मूव करते हैं और ये section 131 किस चीज़ के लिए है। Moving to section 131, there are how many subsections in this? There are 3 subsections: 131 subsection 1, 131 subsection 2, 131 subsection 3. Notice this is section 131 and these are the subsections. Don't even think that these are points. ये subsection है। तो यहाँ पे 131 subsection 1 क्या कहता है? 131 subsection 1 is about power to summon. It is about what? It is power to summon. So you have to write here power to summon. 131 subsection 1 is about the power to summon, and power to summon में क्या लिखा है? Income tax authority and DRP under 144C. Income tax authority and DRP under section 144C. They both have the power, this income tax authority जो 116 में हमने किया and DRP under 144C, they are having power for discovery and inspection. They are having the power कि वो discover inspection कर सकते हैं आपके books of account. They can discover inspection your documents. They have the power to enforce the attendance of a person including the banker and examine them on oath. They even have the power, they have what the power कि वो आपको क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस के लिए फोर्स कर सकते हैं कि आपको ऑफिस में आना है। इवन अ बैंकर कैन बी फोर्स फॉर सच एंड ही कैन बी एग्जामिन्ड ऑन ओथ। They can even say to compel the production of books of account. किसी books of account को देने के लिए बोल सकते हैं। They can issue commission even if no proceeding is pending. Even there is no proceeding against you, आपके against कोई proceeding pending नहीं है, but both income tax authority as well as DRP, both income tax authority as well as DRP both are having the power. क्या पावर है इनके पास कि इवन दो देर इज नो पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, दे कैन कॉल फॉर द बुक्स, दे कैन कॉल फॉर डिस्कवर एंड इंस्पेक्ट द बुक्स, दे कैन इवन एग्जामिन यू ऑन द ओथ, दे कैन फोर्स द अटेंडेंस इन एनी ऑफिस, ठीक है, एंड इशू कर सकते हैं कमीशन। दिस इज 131 सबसेक्शन 1। बिकॉज समन इशू करना इज व्हाट, समन इशू करना कि आप बुक्स वगैरह लेके आइए, डिस्कवरी इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं, तो दे कैन डू दिस। This is 131 subsection 1. Covering 131 subsection 2. 131 subsection 2 we are now covering. Now, this is about calling information under section 90 and 90A. Calling the information under section 90, 90A. इसका सबसे पहले समझना मुझसे मतलब कि क्या मीनिंग होता है। Let me open a page. This one need to be explained. See, under section 90 and 90A, there is an agreement. Under section, if I talk about section 90, if I talk about section 90A, there is an agreement that provides for exchange of information. Under section 1990A, this agreement provides for what? This agreement provides for exchange of information for the prevention of tax evasion, for the avoidance of taxes,
that are not paid. ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या है? देयर इज एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का यहाँ पे क्या है, क्लॉज वगैरह होता है। सेक्शन 90 में जो एग्रीमेंट होते हैं वहाँ पे क्या है, यू कैन एक्सचेंज व्हाट, यू कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन क्यों इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का, टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो रहा हो, प्रिवेंशन करना टैक्स इवेजन का, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। नाउ दिस एग्रीमेंट, ये एंटर कौन करता है? दिस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट आर एंटर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। नाउ दिस एग्रीमेंट इज एंटर्ड विथ whom? दिस एग्रीमेंट इज एंटर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से हम करते हैं, दैट इज DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। Even some specified territory, even it could be entered with some specified territory, कुछ specified territory के साथ भी यहाँ पे इसे क्या किया जा सकता है, enter किया जा सकता है। Even it could be entered in the specified territory, example Hong Kong। ठीक है, now the issue is ठीक है, एग्रीमेंट है, there is no issue, यहाँ पे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का तो कोई इशू है ही नहीं, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का तो कोई इशू नहीं है। बट द मेन इशू इज इन इंडिया में मेन इशू क्या अराइज होता है, हु इन इंडिया विल आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ऑन नॉन सोवर्जिन ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज दिस स्पेसिफाइड टेरिटरी। अब इंडिया में who in India will ask for this information, who in India will ask फॉर द इंफॉर्मेशन, इंडिया में ये इंफॉर्मेशन मांगेगा कौन? हु इन इंडिया विल आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट और द स्पेसिफाइड टेरिटरी, दैट इज नॉन सोवर्जिन ज्यूरिसडिक्शन। This information, and actually this information is required for the prevention of tax evasion, for the avoidance of tax evasion, right? ठीक है, अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, इफ इंडियन गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में कितना पैसा किसका डिपॉजिट हुआ, तो देन विच डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट इंडिया में पूछेगा कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से कि कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए, taking in consideration this problem, फाइनेंस एक्ट 2011, फाइनेंस एक्ट आया था, फाइनेंस एक्ट 2011। तो ये जो फाइनेंस एक्ट 2011 है, इसने क्या बोला, दैट इनकम टैक्स अथॉरिटी, देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी की, कि इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो, point to be noted, not below the rank of assistant commissioner of income tax as may be notified by CBDT, not below the rank of income tax authority, किससे नीचे, not below the rank of असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ACIT, असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे है कौन, तो असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे ITO, टैक्स रिकवरी ऑफिसर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, वो लोग हैं। तो बोल रहे नॉट बिलो द रैंक ऑफ दिस, उन्हें, और ये भी जो है इन लोग को क्या किया है, इन्हें भी CBDT ने कहा है, CBDT हैज़ नोटिफाइड, तब वो क्या करेंगे, दे कैन एक्सरसाइज दिस फंक्शन, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। Then, for the purpose of making an inquiry, investigation in respect of any person or any class of person in relation to section 90A, income tax authority not below assistant commissioner of income tax, not below assistant commissioner, not below deputy commissioner, ठीक है, इनसे नीचे नहीं, इन असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनसे नीचे नहीं, इनके ऊपर वाले सारे हो सकते हैं। और यहाँ पे इन इनकम टैक्स अथॉरिटी को CBDT ने नोटिफाई किया होगा, तब वो क्या करेंगे, सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 में जो पावर दिया है कि दे कैन आस्क, दे कैन डिस्कवर, दे कैन इंस्पेक्ट, सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 में जो हमने पावर टू सिमन किया है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, दे कैन एक्सरसाइज दैट पावर फॉर प्रिवेंशन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, वो कर सकते हैं।
even though no proceeding is pending. तो यहाँ पे 131 सबसेक्शन 2 फॉर्म हुआ कि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या कर सकती है, 131 की पावर एक्सरसाइज कर सकती है इफ इट इज नोटिफाइड बाय CBDT। कहाँ पे, अगर सेक्शन 1990A का जो एग्रीमेंट है एंड वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए and any information is required from that point, that is section 1990A के agreement से, due to the agreement we need some information from the government of other country from specified territory, then income tax authority not below the rank of assistant commissioner, and then if it is notified by the CBDT and even if no proceedings are pending, they can excise section 131 subsection 1। ये कहता है 131 subsection, this is said by 131 subsection 2। Are you getting my point? Yes ma'am। And even though this Finance Act 2011 has amended, this has been amended and it has given power, it has empowered the authority that is notified by board that they can impound and retain the books of account and other document that is produced before it in any proceeding under the act। इसी के कारण फाइनेंस एक्ट ने क्या किया, 131 सबसेक्शन 3 दैट वी विल बी डूइंग राइट नाउ, इसे भी क्या किया, अमेंड किया। एंड इस अमेंडमेंट के रीज़न से अब वो इम्पाउंड कर सकते हैं बुक को, दे कैन व्हाट, दे कैन इम्पाउंड और रिटेन सच बुक्स जो किसी प्रोसीडिंग में क्या किया था, इम्पाउंड एंड रिटेन कर सकते हैं उन बुक्स को जो किसी प्रोसीडिंग में क्या की गई थी, प्रोड्यूस की गई थी बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। एंड दिस काइंड ऑफ सिमिलर अमेंडमेंट वाज मेड इन सेक्शन 133 also। This kind of similar amendment was made in 133। I hope you are getting my point कि why 131 subsection 2 was introduced, and when 131 subsection 2 was introduced, there were two amendments made in 131 subsection 3 that they can impound and retain the books, and similar amendment was made in 133। Similar amendment was made in 133। Coming back to the chart, I hope it is clear to you now। नहीं हुआ क्लियर तो पूछना तो बनता है, यस मैम बिल्कुल बनता है और पूछेंगे भी। सो दिस इज 131 सबसेक्शन 2। लेट अस कवर 131 subsection 2 that calling for information under section 1990A not below assistant commissioner of income tax for enquiry investigation with respect to any person, any class of person who has an agreement under section 1990A, and if this income tax authority is notified, if CBDT notified the authority to exercise the power under section 131, that is सिमन वगैरह आप इशू कर सकते हैं in order to get the information from foreign government, non-sovereign jurisdiction, even if no proceeding is pending। Even if no proceeding pending, you should write over here no proceeding pending। okay, आई होप समझ में आ गया, यस मैम बिल्कुल आ गया। कवरिंग 131 सबसेक्शन 3, कवरिंग 131 सबसेक्शन 3 एंड दिस 131 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट income tax authority as well as DRP, that is dispute resolution panel, that is referred under section 144C, and the income tax authority that is notified under section 131 subsection 2, that has been notified under 131 subsection 2। can you notice this is the amendment, यहाँ पे अमेंडमेंट करा था ऐसा बोला था ना, तो यहाँ पे वही लिखा है कि जिन अथॉरिटी को यहाँ पे 131 सबसेक्शन 2 में नोटिफाई किया है CBDT ने, they can impound and retain in custody for such period as it deemed fit books of account and document। they can retain these books of account, they can what, impound, retain in custody for this such period or as they may think fit such books of account and document। but before impounding, before retaining the books of account, AO assessing officer is required to record reason for impounding।
Impounding of any books can be done, but AO shall not impound the books of account unless he has given a reason, unless he has what recorded the reason. So it is said that impound any books of account or document without recording the reason for doing so is not acceptable. Impounding without recording the reason is not acceptable. And even if impounding is for more than 15 days, if impounding is for more than 15 days, that if he wants to retain the books for more than 15 days, he has to take approval of CCIT and CCIT और CIT. So अगर 15 दिन से कम impound किया, retain किया, तो no approval is required. However, for not more than 15 days, अगर 15 days से ज़्यादा चाहिए excluding the holidays, without approval it is not possible. Without approval it is not possible. So this was 131 subsection 1, subsection 2, subsection 3. 116 was related to income tax authority, 131 subsection 1 power to Simon, 131 subsection 2 90 का जो एग्रीमेंट है उसमें इंफॉर्मेशन कॉलम करनी है उसके लिए है. Then 131 subsection 3, it is related to impounding the books of account. Am I right? Impounding and retaining what? Impounding, retaining the books of account. Now come section number 133. Coming to section number what? Section number 133. I hope these lectures are beneficial to you. Keep giving me a positive message, keep giving me a positive comment that literally make me feel happy, and I feel so happy कि यार ठीक है, although the views are less, but जितने बच्चे यूज़ कर रहे हैं ये वीडियोस, these videos are beneficial to them. ठीक है, तो जस्ट कीप शावरिंग मी विद द कमेंट्स, बिकॉज इसके अलावा तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, दैट यू नो. हाँ, एक चीज़ बिल्कुल चाहिए, दैट वेन एवर रिजल्ट विल कम, जब भी रिजल्ट आएगा, आई वॉन्ट बॉम्बार्डिंग. मुझे चाहिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो इतनी मेहनत का एटलीस्ट ये हो कि पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए हमारी तरफ से. हम 100% करेंगे, उसके बाद जो होता है देखेंगे. एक मैं ये यहीं पे आपकी थोड़ी सी स्टडीज़ रोक के एक बात थोड़ी सी मुझे शेयर करनी थी. मैंने मतलब नोटिस किया है, मैं किसी को गलत तो क्या बोलूँ, ठीक है, नहीं बोल सकते कभी, बट देर आर सर्टेन टीचर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप बार बार लाइव जा रहे हैं, आप लाइव जा सकते हैं क्योंकि आप जाना चाहते हैं, बट वन ऑफ द टीचर मेड कमेंट कि मोदी जी को भी लाइव आना चाहिए. वो कर क्या रहे हैं? उनका तो काम ही है लाइव जाएं, देश को क्या करें, मतलब बताएं कि वो क्या कर रहे हैं. सी वन थिंग, listening such kind of sentence from a teacher, a faculty, I don't think it's acceptable. भैया लोग एक फैमिली संभाल नहीं पाते. ही इज़ द पर्सन, इतने बड़े पेंडेमिक में ही इज़ एड्रेसिंग होल ओवर कंट्री, 140 करोड़. ओके, ठीक है, आई अग्री कि ठीक है, मैं मोदी जी को बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम लकी टू हैव अ पीएम लाइक हिम. हो सकता है आपको नहीं लगता हो, दैट्स योर ओपिनियन, बट एक चीज़, यू कांट से सच काइंड ऑफ सेंटेंस कि वो कर क्या रहे हैं. जब दूसरे देश के पीएम वगैरह आ सकते हैं लाइव रोज़, तो वो क्यों नहीं आ रहे यार, इस तरह के. और फिर आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी जहाँ पे इतना हेट्रेट चल रहा है, और बार बार आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगी नहीं होंगी, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड. मुझे देखो, नहीं नाम वाम तो मैं क्या ही लूँ, बस ये है कि ठीक है, जहाँ वो सही बोलते वो बिल्कुल सही है, उनके प्रेडिक्शन भी बिल्कुल बहुत जगह सही होते हैं, बट यू कांट गिव अ नेगेटिव कमेंट लाइक दिस. स्टूडेंट्स के दिमाग में आप नहीं दे सकते. और एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैं यही कहूँगी, जो भी सिचुएशन आएगी, बात तो सही ये है कि मुश्किल है एग्ज़ाम कंडक्ट करना, बट आईसीआई है बॉस. और मैं यही कहूँगी, जो भी आईसीआई करे, अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के मत जाना. अटेम्प्ट बहुत आ जाएंगे, बट यू आर द वन फॉर योर फैमिली, यू आर द वन फॉर योर फैमिली. अटेम्प्ट बहुत आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो.
So just because of career, don't put your life at stake, don't put your health at stake, and this is a clear statement from me. मत जाना एग्ज़ाम देने, 6 महीने बाद एग्ज़ाम दे देना, करियर फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा। मैं किसी दिन मैंने बोला है ना कि मैं मेरी स्टोरी बताऊंगी, आप सही में बोलोगे मैम सारे के सारे ऐसा लगता है कि सब कुछ है आपकी स्टोरी में। वन डे आई विल लिटरली गिव यू, वेटिंग फॉर अ डे, उस दिन के लिए मैं वेट कर रही हूँ। आएगा वो दिन, पता नहीं कब आएगा लेकिन ज़रूर आएगा। बट बस यही कहना है, डोंट पुट योर हेल्थ एट स्टेक। फैमिली के लिए और कोई नहीं आएगा, आईसीआई नहीं आने वाली आपकी फैमिली के पास कंसर्न शो करने। इन केस अगर उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट की, कुछ आपको होता है तो वो आईसीआई नहीं आने वाला कि वो सॉरी हमसे गलती हो गई। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद जानते हो। आपका काम है अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम होती हैं और अगर दिख रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है, हम नहीं जाएंगे, मैं तो क्लियर बोलती हूँ, पर हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे, नवंबर अटेम्प्ट के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि जब भी हम सीए बन के निकलेंगे तो लोग समझें कि प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना और सिर्फ पढ़ के रिविजनरी वीडियो से क्लियर कर देना मुझे नहीं प्रेफरेबल लगता कि आप बस कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं और सुन के आगे निकल जाओ। नहीं यार, जब तक चीज़ों को दिमाग में नहीं घुसाओगे ना, उस कॉन्सेप्ट को एकदम समझ नहीं लोगे कि अच्छा प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा, कैसे करोगे? लिसन टू माई वीडियोज़, आप मेरे वीडियो सुनो और उसके बाद फिर से एक बार सेल्फ स्टडी करो। आपके 10 क्वेश्चन निकल के आएंगे और 10 क्वेश्चन जब आपके निकल के आएंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ दे दी है, स्टडी अंडरस्कोर मेड ईजी, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जहाँ आप मुझसे पर्सनली सारे डाउट जैसे फ़ोटोज़ वगैरह दे देते हो, आप स्क्रीनशॉट दे देते हो, मैं ऑडियो सेंड करती हूँ। आई प्रेफर कि मैं ऑडियो सेंड करके ही आपके डाउट्स क्लियर करूँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो और क्या चाहिए यार, और मैं देखो प्लान कर रही हूँ लाइव आने का, तो वो भी अगर हो गया तो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। सो व्हाट बेसिकली आई एम गिविंग, मैं वो सारी चीज़ें आपको दे रही हूँ जो एक क्लास में आपको मिलती है, एंड ऑनेस्टली दिस टेक्स टाइम। आपको ऐसा पता होगा कि एक एक वीडियो में, अभी मेरे से एक बच्ची ने बस डाउट पूछा ही था एंड आई वॉज गेटिंग लेट टू स्टार्ट द वीडियो। मैंने उसे यही कहा मैं 8-9 बजे तक आपको बताती हूँ आपका डाउट का। मैंने उसे रोका है डाउट्स के लिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में, तसल्ली से समझाने में, और मैं वन टेक में बनाती हूँ, मैं पॉज ले लेके या फिर गलत हो गया कल, ये सब नहीं है, मेरा वन टेक वीडियो बनता है। हाँ, पॉज जब लेती हूँ मैं, जब मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, आई एम नॉट इन अ पोजिशन ऑफ गुड हेल्थ। हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, आई डोंट नो क्या दिक्कत होते जा रही है, आई हैव नो आइडिया, बट येस आई एम नॉट वेल। बट वॉट आई वॉन्ट कि मेरी तरफ से ऑलरेडी चीज़ें डिले हो रही हैं, तो व्हेन आई एम गिविंग यू द डेडिकेशन, आई वॉन्ट सच काइंड ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम यू टू। भूल जाओ यार, पेंडेमिक चल रहा है, नो इजी नहीं है, दिमाग जाता है, घर में न्यूज़ वही चलती है, सब चलता है, सही में होता है, समझ में आता है, बट एक चीज़ याद रखो, जिस दिन हम इससे निकले बाहर आ जाएं, तो अगर ऐसा होना कि दूसरे दिन भी आईसीआई बोले अब एग्ज़ाम दे दो, तो हम बोलेंगे अरे बिल्कुल। इतना प्रिपेयर कर लो खुद को, इतना प्रिपेयर कर लो कि आईसीआई आके बोले कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो तब ये नहीं सोचे अरे एकदम से कैसे, ये कैसे, मतलब अपने दिमाग को और खुद को इतना प्रिपेयर कर लो। डोंट वेस्ट टाइम, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ आप डीप स्टडीज़ कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को ग्रैस्प कर सकते हो। और जिनके लिए वन ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है, उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात है, वो बहुत अच्छे से डीटीआईटीटी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यही मुझे थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द ट्रैक जाके बोला, उसके लिए हो सकता है कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा हो, बट ज़रूरी था। ठीक है, चले। और एक रिक्वेस्ट और यार, इतना अगर मैं एफ़र्ट दे रही हूँ ना, तो थोड़ा सा आप बस शेयर कर दो वीडियोस को। मैं लिटरली अच्छा लगता है जब बहुत सारे डाउट्स मुझे आते रहते हैं, और लिटरली मुझे रोज़ के डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, तो अच्छा लगता है क्लियर करना। ऐसा समझ में आता है कि ओके आई एम डूइंग समथिंग दैट इज़ गिविंग बेनिफिट। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी स्टोरीज़ में पोस्ट करना, जब आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं बेस्ट कमेंट की तरह से पोस्ट करती हूँ, एंड आई फील मोटिवेटेड, आई लिटरली फील मोटिवेटेड। मेरे पास स्क्रीनशॉट उन सारे कमेंट्स के होते हैं, यू डोंट नो, आई हैव अ कलेक्शन फॉर दैट। ठीक है, तो आप बस ये कि मेरे लिए यही पे ऑफ है और आप देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो,
सेक्शन 133 स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 133. Moving towards section number 133. Now 133 is about what? It is about power to call information. It's about the power to call information, that is requisition under 133. You are requesting requisition under section 133. Who can call for the information? Information can be called by assessing officer or CIT of appeal. It could be called by assessing officer or CIT of appeal, and they may require, point to be noted, they may require any firm to furnish a return in which they have to mention the name and address of the partner and their share. देखो इन्फॉर्मेशन मंगवानी है, दे वांट टू कॉल द इन्फॉर्मेशन. अब इन्फॉर्मेशन फर्म से क्या मंगवाएंगे कि बता दो तुम्हारे कितने पार्टनर्स हैं, उनका एड्रेस दे दो, उनके शेयर दे दो. इफ इट इज़ अबाउट HUF तो HUF से बोलेंगे रिटर्न भरो, नेम बताओ किसका, मैनेजर और उनके मेंबर्स का. दे में रिक्वायर HUF टू फर्निश द रिटर्न ऑफ नेम एंड एड्रेस. नेम एंड एड्रेस किसका? नेम एंड एड्रेस उनकी किसका? मैनेजर और मेंबर ऑफ फैमिली का. मेंबर्स कौन से? फैमिली मेंबर्स के भी नेम एड्रेस वगैरह मंगवा सकते हैं. तो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फर्म से पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन, शेयर की इन्फॉर्मेशन, HUF से मैनेजर एंड मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन. देन अगर दे में रिक्वायर एनी पर्सन हु दे बिलीव, एनी पर्सन जिसे मतलब क्या है, AO या CIT को लगता है ही इज ट्रस्टी, गार्जियन या एजेंट है, तो वो कह सकते हैं कि रिटर्न क्या करो, आप फाइल करो. दे में आस्क एनी पर्सन हु they believe, who they have reason to believe to be the trustee, guardian or agent. उन्हें लगता है कि he is the trustee, he is the guardian, he is the agent, to furnish the return of the name of such person. उसके नाम से आपको रिटर्न फाइल करना है. furnish the return of name of such person, जो जो एजेंट है, ट्रस्टी है, उनके नाम पे क्या है, जिसके आप एजेंट, ट्रस्टी, गार्डियन है, या जिसके लिए फॉर और ऑफ, जिसके लिए आप एजेंट है, ट्रस्टी है या फिर गार्जियन है, तो उनके नाम से आप क्या कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए. Are you getting the point? If they require, they may require any person. They may require what? They may require any person who he has reason to believe, who this AO or CIT of appeal has reason to believe to be the trustee, guardian or agent, to furnish the return of the name of such person, to furnish return on the name of such person for whom और फॉर whom they are the trustee, गार्जियन और एजेंट, जिनके लिए वो एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन है, उसके नाम पे रिटर्न भरने के लिए बोल सकते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. डाउट है पूछ लेना. ये ऐसा टॉपिक है जो ऑल्दो मैं चाहती तो बहुत फास्ट आपको बता सकती थी, बट मैं स्लो पेस पे इसलिए बता रही हूँ कि एक बार ही करो पर अच्छे से करो. और एक बार चार्ट से हो गया तो इसके बाद मेन बुक इस चैप्टर के लिए मत उठाना, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर किया है, तो डोंट इवन थिंक कि आपको मेन बुक से फिर से पढ़ने की ज़रूरत है. ये आपने पढ़ लिया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. देन दे में ऑल्सो रिक्वायर टू फर्निश स्टेटमेंट. दे में ऑल्सो रिक्वायर, ये रिक्वायर से रिलेटेड ही चल रहा है. दे में रिक्वायर टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ नेम, एड्रेस ऑफ पर्सन टू whom रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज, एन्यूटी इज पेड. अगर किसी को रेंट पे किया, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज, एन्यूटी पे किया है, तो गिव अ स्टेटमेंट ऑफ द नेम, एड्रेस ऑफ पर्सन टू whom दिस ऑल हैव बीन पेड. Then they may also require any dealer, broker, agent or person concerned in the management of stock, in the management of commodity. जहाँ यहाँ पे डीलर, ब्रोकर, एजेंट या फिर जो भी कंसर्न पर्सन है, उन्हें भी बोला जा सकता है कि उन्हें स्टेटमेंट क्या करना है, स्टेटमेंट देना है उनके नाम का जिनके लिए ये स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, कमोडिटी मैनेज कर रहे हैं, एंड टू whom they have paid or from whom they has received in connection to the stock management, commodity management, in relation to transfer of asset if they have received something. कोई भी अमाउंट सम पे किया, कोई भी सम रिसीव किया है इन रिलेशन टू दिस स्टॉक मैनेजमेंट, इन रिलेशन टू कमोडिटी एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो उनका नाम, एड्रेस आपको देना होगा.
So they may require dealer, broker, agent, person consent to do so. They may also ask the banking company को या फिर ऑफिसर को बोल सकते हैं to give the information or account statement that would be useful and relevant in inquiry and proceeding. इंक्वायरी एंड प्रोसीडिंग अगर होती है तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जो भी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन लग सकती है वो बोल सकते हैं बैंक ऑफिसर को to give the information or account statement that are useful, relevant for the inquiry proceeding. But before asking the banking company, before asking the officer, they have to take permission from Chief Commissioner or Commissioner of Income Tax. They have to take permission from Chief Commissioner or Commissioner of Income Tax. Okay. Now, one more thing, provided that there is a proviso, and proviso is power in respect of inquiry. Power in respect of inquiry in a case where no proceeding is pending shall not be exercised by an income tax authority below the rank of commissioner without prior approval of commissioner. मैम ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे जब ये इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी के लिए इफ़ यू आर कॉलिंग एनीथिंग, इंक्वायरी के लिए अगर आप कुछ भी कॉल करते हैं, एंड इंक्वायरी तब जब देर इज़ नो पेंडिंग प्रोसीडिंग, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग नहीं है. इफ़ देर इज़ नो पेंडिंग प्रोसीडिंग तो इस केस में क्या होगा, इंक्वायरी के केस में इफ़ देर इज़ नो पेंडिंग प्रोसीडिंग तो कमिश्नर के बिलो कोई भी नो इनकम टैक्स अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर कैन डू सो. और अगर बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर इंक्वायरी के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मांग रहे हैं, इंक्वायरी के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, चाहे यहाँ मांग रहे हैं या फिर यहाँ मांग रहे हैं, कहीं भी मांग रहे हैं, तो इन दैट केस दे हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर. तो यहाँ पे आ जाओ, अगर पेंडिंग नहीं है प्रोसीडिंग, यहाँ लिखा है इनकम टैक्स अथॉरिटी बिलो CIT कैन एक्साइज द पावर ओनली इफ प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज नीड. और ये तब जब इंफॉर्मेशन क्या है, पेंडिंग प्रोसीडिंग नहीं है. लेकिन अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो फिर वो ठीक है, उससे नीचे वाला भी क्या कर सकता है, ही मे कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन. ठीक है, ओके. देन 133 जब हमने क्या किया था, 131 सबसेक्शन 2 किया था, वहाँ हमने पढ़ा था देयर वाज अमेंडमेंट दैट वाज मेड टू 133. 133 में भी अमेंडमेंट हुआ था. तो 133 में क्या अमेंडमेंट हुआ था, प्रोवाइजो था कि फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीमेंट 90 एंड 90A में जो एग्रीमेंट है, इफ़ फॉर दैट एनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, सो इनकम टैक्स अथॉरिटी दैट इज नोटिफाइड अंडर 131 सबसेक्शन 2 मे एक्सरसाइज द पावर इवन इफ नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग. Here they can exercise the power even if no proceeding is pending. Even if no proceeding is pending. ठीक है. नाउ कवरिंग 133, ये हमारा था 133 सेक्शन. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अगेन 133, बट 133 में है A, 133B, 133C, देन 133 आपका आता है 133A2A. तो कुछ यहाँ पे और 133 से रिलेटेड हमारे सेक्शंस हैं. आई होप यहाँ तक आपको सारे कवर अप हुए, समझ में आए. नाउ आपको क्या करना है, पॉज द वीडियो और एक बार इतना आप रिवाइज कर लोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उतना ही सफिशिएंट है. कवरिंग 133A, लेकिन 133A इज़ अबाउट द पावर ऑफ सर्वे दैट वी विल कवर अप afterwards. First moving toward 133B. What is this 133B all about? 133B is power to collect information. Again power to collect information. Yes, again power to collect information. But यहाँ पे ये power कैसी है? Point to be noted. Here the power to collect information is income tax authority can enter any building. वहाँ पे हम मंगवाते थे सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 में जो पावर था सिमन का, या फिर आपका 131 सबसेक्शन 2 में इंफॉर्मेशन कॉलन करना था, 131 सबसेक्शन 3 में था. इन दैट केस
they call the information, but here in 133b, income tax authority can enter any building or place that is occupied by any person where he has jurisdiction, where this income tax authority has a jurisdiction. Then even if business profession is carried on, if the business profession is carried on at that place, being a principal place of the business or profession, or it can be other place also, he can enter when place is open for business or profession. क्या बोल रहा है यहाँ, बोला है an income tax authority for purpose of collecting information. If income tax authority wants to collect information, then income tax authority for the purpose of collection of information which he thinks is useful, which income tax authority thinks is relevant for the purpose of the act, they can enter any building, any place that is occupied by any person, in respect of whom, means in respect of that person where he has jurisdiction, in respect of whom यहाँ पे क्या बोला है, in respect of whom he exercise jurisdiction, ठीक है. एंड एट दैट प्लेस, अब उस प्लेस पे क्या हो रहा है, एट विच अ बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, एट दैट प्लेस आइदर बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन हो रहा है और नॉट, बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन और नॉट यहाँ पे लिख लेना, और नॉट बिजनेस प्रोफेशन कैरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इट कुड बी अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन हो सकती है, एंड इट कुड नॉट बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है. एंड रिक्वायर, और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर जो भी प्रोप्राइटर होगा, ही हैज़ टू हेल्प, ही हैज़ टू असिस्ट, उसे हेल्प करना होगा, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी. They have to provide such information. Even income tax authority shall not, यहाँ पे और भी क्या बोला है, सबसे पहले तो ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी विल एंटर दिस प्लेस व्हेन दिस प्लेस इज ओपन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. इनकम टैक्स अथॉरिटी कब एंटर करेगी, दे विल एंटर at that place, any place of business, any place of profession, during the hours at which such place is open for conduction of business or profession, मतलब business hours में ही enter कर सकते हैं, ठीक है. 133b. Then income tax authority shall on no account, they will not remove books of account, they will not remove any document, any cash, stock, valuable articles. Income tax authority, this income tax authority shall on no account remove, ना ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, कैश, स्टॉक वगैरह रिमूव कर सकते हैं. ओके, दैट मीन्स सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा सकते हैं, वो रिमूव नहीं कर सकते. नाउ इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी मीन्स असेसिंग ऑफिसर, एंड this income tax authority includes inspector. This includes what? Inspector of income tax who has been authorized by you. Inspector of the income tax who has been authorized by you. This is 133b. Do रिवाइज दिस, एक बार रीड कर लो, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है. एंड यू आर ऑलरेडी हैविंग दी नोट्स, आपको अब चार्ट बनाने की भी, कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो डू रिवाइज इट. ओके, कवरिंग नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज दिस, 133b किया, कवरिंग 133c. देन हमें बहुत इंपॉर्टेंट कवर करना है, दैट इज सर्वे. क्या कवर करेंगे हम, फिर सर्वे कवर करेंगे. तो जस्ट नाउ कवरिंग 133c. माइट बी माई स्पीड इज़ लो, मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है. यू कैन डू वॉट, यू कैन इंक्रीज द स्पीड, बिकॉज मुझे ऐसे समझाना है लाइक इट इज़ अ रेगुलर क्लास.
ये जो मैंने पूरा असेसमेंट प्रोसीजर है, ये लर्निंग लेक्चर नहीं दिया है मैंने, दिस इज़ फुल लेक्चर, रेगुलर लेक्चर की तरह आपको एक एक चीज़ समझाई है। तो आई जस्ट कांट इंक्रीज माई स्पीड इन दिस लेक्चर्स एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। Covering 133C. 133C, that is power to call for information by prescribed income tax authority. Prescribed income tax authority wants to call the information, then the prescribed income tax authority for the purpose of verification of information, if they want कि किसी information को verify वगैरह करना है, जो information in the possession है उनके पास है, किसी भी पर्सन से रिलेट कर सकती है वो इन्फॉर्मेशन, इट में रिलेट टू एनी पर्सन। सो इफ़ दिस इनकम टैक्स अथॉरिटी वांट्स की वेरिफिकेशन करना है किसी इन्फॉर्मेशन का, लाइक कि एक एसएससी बोलता है उसने इस साल परचेज किया 10 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हमें क्रॉस चेक करना है एज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी कि वेदर 10 लाख का ही परचेस हुआ है या नहीं, तो हम उसके क्रेडिटर से एक बार क्रॉस मैच करेंगे और उससे इन्फॉर्मेशन मंगवाएंगे कि इस साल आपने इस पार्टी को सेल कितना किया। पार्टी से आया कि सेल सिर्फ 7 लाख है, तो पता चला कि एक्सेस परचेस वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन इशू द नोटिस टू सच पर्सन, जिससे भी वेरिफिकेशन करवाना है, तो दिस इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन इशू द नोटिस टू सच पर्सन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इन द पोजेशन ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी। यहाँ पे इस पर्सन की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई दूसरे पर्सन से किया जा सकता है ऑन और बिफोर द डेट टू बी स्पेसिफाइड इन नोटिस, और नोटिस में डेट बता दी जाएगी कि इतने टाइम तक आपको क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। नाउ वेयर एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह रिसीव होती है इस नोटिस के रिस्पॉन्स में, then income tax authority may process such information, may process such document and make available the outcome। उसको लेके फिर वो देखेंगे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो भी रिसीव होगा, तो जो आउटकम आता है वो मैच होता है नहीं होता है, तो वो आउटकम देखेंगे। देन बोर्ड क्या करेगा आगे, बोर्ड कुछ स्कीम भी बना सकता है सेंट्रलाइज्ड इशुएंस ऑफ नोटिस एंड आउटकम के लिए। बोर्ड चाहे तो क्या कर सकता है, आगे जाके एक सेंट्रलाइज्ड वे बना सकता है जिसमें इशू हो जाएंगे नोटिस, वहीं से इशू हो जाएंगे, खुद एओ को इनकम टैक्स अथॉरिटी को इशू नहीं करना होगा, और वहीं सेंट्रलाइज्ड क्या हो जाएंगे, आउटकम भी इशू हो जाएंगे। तो 133C इज अबाउट क्रॉस मैच करना, C इज अबाउट व्हाट, क्रॉस मैच करना। देन 133B क्या था, 133B था हमारे लिए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्डिंग में जाके, बीज फॉर बिल्डिंग में जाके कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करना। एंड 133 सिंपल 133 रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्टेन इंफॉर्मेशन। नाउ कवरिंग 133A, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज पावर ऑफ सर्वे। दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, पावर ऑफ सर्वे। आई वुड लाइक टू हैव 1 minute ब्रेक फॉर वाटर एंड इसके बाद हम 133A कर लेंगे कंप्लीट, दैट इज सर्वे। एंड सर्वे के बाद हमारा सर्च एंड सीजर स्टार्ट होता है। ओके चलो, लेट मी टेक अ 1 minute ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट अप विद सर्वे। चलो लेट अस स्टार्ट 133A। ओके 133A क्या है, पावर ऑफ सर्वे। इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, पावर ऑफ सर्वे। एंड पावर ऑफ सर्वे में क्या है, पावर ऑफ सर्वे इज अबाउट notwithstanding anything contained in any other provision of the income tax act। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो, लेकिन यू हैव टू फॉलो 133A फॉर सर्वे, ठीक है। So here what they are saying that income tax authority may enter. Income tax authority may enter. When can they enter? They can enter during hours when the place is open for the conduct of business profession। Am I correct if I say 133B में हमने यही पढ़ा था कि enter कब करना है, when it is open for the conduct of business and profession, ठीक है।
तो अगर आप बिजनेस प्रोफेशन वाली जगह पे जा रहे हैं तो जब बिजनेस एंड प्रोफेशन कंडक्ट होता है तभी आपको एंटर करना है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं, या फिर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे रेसिडेंस और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कहाँ हैं वहीं पे रखी हुई हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट वहाँ पे रखे हैं, यू वांट टू सर्वे अबाउट दैट, यू वांट टू चेक दैट, तो वहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी इन दैट केस बिफोर सनसेट या तो जाएं या फिर आफ्टर सनराइज दे कैन गो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे कैन व्हाट, दे कैन, हमारा जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है कब जा सकते हैं, दे कैन गो बिफोर व्हाट, बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज उन्हें जाना होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बातें कुछ ऐसी हैं, सुनो। इनकम टैक्स अथॉरिटी एंटर तो कर गए, अब एंटर कहाँ कर सकते हैं, दे कैन एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एनी पर्सन। ये जो पर्सन है, कोई भी बिल्डिंग और प्लेस जो उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, प्लेस या फिर बिल्डिंग जो क्या है, प्लेस या फिर बिल्डिंग जो ऑक्यूपाई करके रखी है, या फिर जहाँ पे एट विच बिजनेस प्रोफेशन या चैरिटेबल पर्पस एक्टिविटी कैरिड ऑन होती है, ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस या प्रोफेशन कैरी होता है या फिर चैरिटेबल एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड ऑन, चैरिटेबल पर्पस की एक्टिविटी कैरिड ऑन होती है, वेदर वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस हो और नॉट, वेदर इट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस और नॉट, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एट दिस टाइम इन एनी बिल्डिंग और एट एनी प्लेस at which business profession or charitable purpose activity is carried on by the assessee, whether it is a principal place of the business or it is not a principal place of the business. Now इफ़ आई टॉक कि ठीक है यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन नहीं हो रहा या चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं हो रही, पर किसी प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल रखे गए हैं, ऐसा बिलीव है कि बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, कैश, स्टॉक, डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल थिंग्स वहाँ पे क्या है, रखी गई हैं, तो यस दे कैन एंटर दैट प्लेस ऑल्सो। उस प्लेस पे भी दे कैन एंटर, वो क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं उस प्लेस पे। Now, if they enter such place, then the proprietor, trustee, employee or other person, जिस प्लेस पे वो एंटर कर रहे हैं, द प्रोप्राइटर ऑफ द प्लेस, ट्रस्टी, एम्प्लॉय और अदर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू हेल्प, दे आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट अवेलेबल एट दैट प्लेस एंड टू हेल्प देम टू चेक एंड वेरीफाई द कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल और थिंग्स, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग को चेक वेरीफाई करने में या फिर इंस्पेक्ट करना है, books of account document available at that place, so they are supposed to help. Or this proprietor, trustee, employee or other person have to furnish such information that is useful to any matter in any proceeding. अगर उनसे मांगी जाती है तो useful information they have to provide. They are required to provide what? They are required to furnish the information as he may require as to any matter which may be useful or relevant to any proceeding under the act. Proceeding में अगर कोई भी information relevant है तो उसे देनी होगी। 133A एंटर कब करेंगे, कहाँ एंटर करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ रखी है वहाँ भी एंटर करेंगे, और जो प्रोप्राइटर, ट्रस्टी, एम्प्लॉय है उसे क्या करना है, इंस्पेक्ट करने देना है, क्रॉस वेरीफाई करने देना है, चेक करने देना है और फर्निश करनी इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट इन एनी प्रोसीडिंग। यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। नाउ आगे बढ़ो, आगे लिखा है this income tax authority for the verification whether tax has been deducted, collected at source as per the provisions of income tax act. income tax act के provision के according tax deduct किया, collect किया, नहीं किया, this
is TDS का सर्वे. This is known as what? TDS TCS का सर्वे. तो this is covered in 133A subsection 2A. They can enter any place to check whether tax deduction collection at source as per the provision has been done or not, and this can be done. They can enter after sunrise and before sunset. सनसेट के पहले एंटर करेंगे, सनराइज के बाद क्या करेंगे? एंटर करेंगे. ओनली दैट प्लेस इन विच दे हैव जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी. जहाँ उनका जुरिसडिक्शन है उसी प्रमाइसेस में वो TDS TCS के कंप्लाइंस को चेक करने के लिए दे कैन एंटर. ठीक है. नाउ वेदर इट इज 133A, whether it is 133A that is survey other than 133A to A. ठीक है. 133A में वो क्या कर सकते हैं? जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, दे हैव इंस्पेक्टेड, दे कैन प्लेस अ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन. जो भी उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट है, डॉक्यूमेंट है, वॉट एवर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट दे हैव इंस्पेक्टेड, they can place mark of identification on it, whether it is 133A or 133A2A. that means चाहे वो TDS TCS से रिलेटेड सर्वे हो या फिर अदर सर्वे हो, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन दे कैन मेक. but when it comes to 133A2A, they cannot impound or retain in custody. बुक्स इम्पाउंड रिटेन नहीं कर सकते इवन इफ रीज़न इज़ रिकॉर्डेड, और दे कैनॉट रिटेन. वो 15 डेज़ वगैरह जो रिटेंशन है वो नहीं कर सकते, और ना ही वो इन्वेंट्री बना सकते हैं कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल्स और अदर थिंग्स दैट हैज़ क्रॉस वेरीफाइड, दैट दे हैव क्रॉस वेरीफाइड. What does this mean? इसका मतलब ये है 133A2A इज़ ओनली फॉर TDS TCS का कंप्लाइंस चेक करना है. तो उसके लिए आपको बुक्स वगैरह कुछ भी इम्पाउंड करना नहीं है, ना ही इन्वेंट्री बनाना है. इन्वेंट्री, कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल्स की या फिर उनको क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ना ही रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन दैट इज़ यूजफुल फॉर एनी प्रोसीडिंग. यहाँ पे कुछ भी प्रोसीडिंग में यूजफुल है कोई चीज़ तो दे कैन नॉट डू सो. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज़, दे कैन नॉट डू वॉट, ना ही वो क्या कर सकते हैं? इम्पाउंडिंग नहीं कर सकते, इन्वेंट्री नहीं बना सकते. ये कर सकते हैं. ये थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने. तो यहाँ पे 133A2A में ना तो वो बुक्स इम्पाउंड कर सकते हैं, ना इन्वेंट्री बना सकते हैं. हाँ, लेकिन किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है वो कर सकते हैं इन रिलेशन टू TDS TCS, उतना कर सकते हैं. नाउ इसका मतलब 133A में इम्पाउंडिंग हो सकती है. यस, 133A में इम्पाउंडिंग हो सकती है, लेकिन 15 डेज से ज़्यादा रिटेन करना है तो CIT CCIT का अप्रूवल इज़ मस्ट, दैट वी ऑलरेडी नो. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इम्पाउंडिंग में. एम आई राइट? यस मैम. तो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी TDS TCS के प्रोविजंस के लिए भी क्या कर सकती है? सर्वे कर सकती है, बट उस जगह पे जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी है उनकी, दे हैव ज्यूरिसडिक्शन एंड दे कैन मार्क, क्या कर सकते हैं? प्लेस मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन वेदर इट इज़ TDS TCS और अदर सर्वे. बट इम्पाउंडिंग है या फिर इन्वेंट्री है, दैट कैन बी डन इन अदर सर्वे, नॉट इन TDS TCS. दे कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, दे कैन चेक द नेचर. इनफैक्ट इफ सर्वे है, सर्वे एक्सपेंडिचर रिलेटेड भी हो सकता है कि लग रहा है कि इतना एक्सपेंडिचर ये पार्टी नहीं कर सकती थी, बट किसी फंक्शन में दे हैव स्पेंड अ लॉट, बहुत स्पेंड किया. तो इनकम टैक्स अथॉरिटी फंक्शंस में भी जा सकती है, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट सेरेमनी, इवेंट और फंक्शन. एंड दे में आस्क असेसी और अदर पर्सन जिसे लगता है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड. लेकिन अगर एसएससी सपोर्ट नहीं करता तो अंडर 131 सबसेक्शन 1 समन इशू होगा एंड उन्हें कंप्लाइंस करने के लिए, अटेंड करने के लिए ऑफिस बोला जाएगा. ठीक है. और फिर भी कंप्लाइंस नहीं करते तो सर्च एंड सीजर कंडक्ट कर सकते हैं. इवन दो इफ़ दे नहीं क्या करते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सर्च एंड सीजर होगा.
तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या समझनी है, कब एंटर करना है, कहाँ एंटर करना है, क्या क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स इम्पाउंडिंग वगैरह, देन TDS TCS में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एंड लास्ट थिंग TDS TCS सिर्फ आप कहाँ का करोगे जहाँ बिजनेस प्रोफेशन हो रहा है, चैरिटेबल पर्पस वाली जगहों पे ये एक्सटेंड नहीं होता। जहाँ पे चैरिटेबल पर्पस है वहाँ TDS TCS के कंप्लाइंसेस नहीं है, तो 133(a)(2)(a नॉट एक्सटेंड वेयर द एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल पर्पस इज बीइंग कैरिड ऑन। This is what this is all about 133(a). I hope you have got it very well, अच्छे से समझ में आया, all the points I have covered over here. Now it's already 1 hour, so let me record another part for search and seizure. सर्च एंड सीजर का एक आप वो फर्स्ट पार्ट ले लो, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, एंड 3 पार्ट होने वाले आपके सर्च एंड सीजर में। ये वाला जो पार्ट है, आई गेस दिस पार्ट विल अगेन टेक अराउंड 1 hour. येस, दिस विल टेक 1 hour. मैम इसमें 1 hour क्यों लगेगा, क्योंकि देखो आपको दिख रहा है चीज़ें छोटी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग जाएंगे जब डीम कंस्ट्रक्शन क्या है ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। एंड इसमें आता है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तो कुछ नहीं, इतना नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी उसका आपको बहुत ध्यान से उसमें अबेटमेंट वगैरह मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो लेट अस डू इट राइट नाउ। अभी तक यहाँ पे हो गया। सेकेंड पार्ट आपको आई एम ट्राइंग कि मैं आज ही आपको दे दूँ। कल आपको AMA एंड इसका के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, इसका का डेली के जितने मैं अपलोड कर सकती हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल 5, 7, 8 क्वेश्चन नहीं, आई कैन कमेंट ऑन दैट, आई कैन कमिट फॉर दैट, बट इसका स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो AMA क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको एक चीज़ बोली है, ITC मुझे देना है, तो पहले ITC देने वाली हूँ मैं। आई एम ट्राइंग कि आज मैं सर्च एंड सीजर आपका ये वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट भी आपको दे दूँ, ताकि थर्ड पार्ट के लिए आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आई नो थिंग्स आर लैगिंग बिहाइंड, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बिलीव मी। ठीक है, सो डू इट, पॉजिटिव रहो, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, समरी नोट बनाओ और प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ देखो, ये जो चार्ट बनते हैं ना, ऐसे जल्दी से नहीं बन जाते। मुझे कहीं ना कहीं टाइम इसलिए भी लगता है बिकॉज दिस चार्ट एक एक चीज़ लिखना करना ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे तो एक एक चार्ट में मेरे निकलते हैं। सो थोड़ा टाइम लगेगा, लैग तो होंगे ही हम, लेकिन हाँ, जब भी दूंगी मैं क्वालिटी वर्क दूंगी। आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी एंड यू कैन चेक दिस थिंग इन माई वीडियोज़। ठीक है, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और कोई क्वेरी आती है तो कमेंट है वहाँ पे पूछ लो, आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे पूछ लो, आप मुझसे स्टडी मेड ईजी जो मैंने अभी चैनल बताया आपको, आई एम सॉरी पेज बताया, वहाँ पूछ लो। एंड स्टडी मेड ईजी मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल है जहाँ मैं ये सारे वीडियोज़ के लिंक वहाँ देती हूँ, तो आपको सॉर्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, सारे प्लेलिस्ट वहीं पर आपको अवेलेबल है, सारे वीडियोज़ पर्सनल ट्यूटर्स की लिंक वहाँ पे है, तो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे मेरे वीडियोस। तो आप वहाँ पे भी यूट्यूब पे स्टडी मेड ईजी है, सब्सक्राइब कर लो उसको भी, तो वहाँ आपको ईजिली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, दैट इज़ सर्च एंड सीजर।